आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वक्त हो चुका है पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं ज्योति, दिव्या। और पहली खबर जो है वो झारखंड से है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं के बाजार में है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ लीडर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की संभावना जताई जा रही है। चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे, जिस पर यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या सच में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खबर ने इन दिनों जेएमएम खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं इंडी गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपई के आने से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलने वाली है। तो क्या अब ये चले जाएंगे बीजेपी में? वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही आए थे, कोई इसकी मुख्य वजह नहीं थी। लेकिन अब अगर उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है तो क्या अब झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष आप जानिए ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन एक अलग महत्व रखते हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में संथाल और भूमिज समुदाय ने जेएमएम को जमकर समर्थन दिया था। वहीं अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आने लगी है, जिस पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जो दीपक प्रकाश हैं, उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन को जिस तरह से जेएमएम ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जेएमएम के 5 साल के जो कार्यकाल में सबसे अच्छा काम चंपई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ। वहीं दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने इन अटकलों पर कहा कि हम अपने निजी काम से दिल्ली आए हुए हैं और अभी हमारी किसी से मुलाकात फिलहाल नहीं हुई है। अब इस खबर का आपने पक्ष जाना, इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आए हैं, निजी काम में आए हैं, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने भले ही ये कहा है कि वो यहां अपने निजी काम से आए हैं और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी वो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, लेकिन उनके इस पुष्टि के बावजूद इन अटकलों पर विपक्षी पार्टियां झारखंड के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि झारखंड में जो खबरें झारखंड से आ रही है, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरा विपक्ष है, जहां पर विपक्षी जो इंडी गठबंधन के नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां
हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहां। आज ही मैंने खबर यहां ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी तो जो लोग बैठे हैं ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए। इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। तो अब चंपई सोरेन को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन वो भी समय था जब आप सोचिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, ईडी का केस उन पर लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो चंपई सोरेन कुर्सी पर बैठे और अब बीजेपी इसी मुद्दे को, ज्योति जैसे आपने कहा था कि बीजेपी इसी मुद्दे को अब भुना रही है, कह रही कि भाई वो जब थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो ज्यादा अच्छा समय था। क्या उस पर टिप्पणी करेंगे आप? फिर दिव्या आप पर। बिल्कुल, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से भुना रही है और जो बीजेपी के जो नेता है, हम हेमंत सोरेन की बात करें, वो सामने आते हैं और वो ये भी कहते मतलब माफ कीजिएगा विश्वा शर्मा जो हैं वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि जितना अच्छा काम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नहीं हुआ उससे कई गुना अच्छा बिल्कुल 6 महीने के जो इनके चंपई सोरेन के जो कार्यकाल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब हमें इस पूरे मामले पे राजनीति जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर देखी जा रही है। बिल्कुल दिव्या। और देखा जाए शिवम और ज्योति तो यहाँ पर राजनीति जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर यहाँ पर जो चंपई सोरेन है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, हेमंत सोरेन के काफी करीबी है और कहीं ना कहीं झारखंड में एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, तो बीजेपी को इससे काफी फायदा होता है अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले आदिवासी का कोई इतना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास अभी तक है नहीं। बाबूलाल मरांडी है, लेकिन बहुत बड़े अगर चेहरा के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर चंपई सोरेन बहुत बड़ा चेहरा है। अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो इससे बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन अभी वो इन तमाम अटकलों पर लगाम लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ कुछ अपने निजी काम से आया हूँ, मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी में रहूंगा, लेकिन अब इस पर इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो या फिर अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। और क्योंकि आप देखो चंपई सोरेन भी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको भी अब शायद उनकी भी इच्छा होगी कि अब दोबारा मैं एक मुख्यमंत्री बनूं या उस पद पर वापस आऊं, और बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है। और अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो जेएमएम के लिए बड़ा एक नुकसान हो जाएगा और शायद बीजेपी के लिए एक नया शिवम देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो वहां से उनकी भाभी को अपने पक्ष में लाने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। अब चंपई सोरेन आ जाएंगे तो यहाँ पर जेएमएम बहुत कमजोर होती हुई नजर आएगी और इसका फायदा आने वाले दिनों में सीधा झारखंड में बीजेपी को मिलता नजर आएगा। चलिए बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले कहा था, हम बात करेंगे चुनावों की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने बीता 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। इसके साथ ही दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं अब जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस चुनावों के बढ़ते चरणों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। अब इस खबर को आपने जाना, अब इसका पक्ष आप जानिए ज्योति से।
तो वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं। कभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव अलग अलग कराते हैं। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन चुनाव अगले अलग से करा दिया है और ये बीजेपी की दोहरी नीति दिखाता है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। चाहता हूं कि वे नेता जो देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं वो 4 राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में प्रचार करते हो कि हमको एक देश एक निर्वाचन चाहिए, लेकिन जब निर्वाचन आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए कभी लोकसभा में 7 फेज डाल देते हो, कभी हिमाचल और गुजरात का निर्वाचन अलग अलग समय पे कराते हो। पूरा देश उम्मीद करता था कि हरियाणा महाराष्ट्र के निर्वाचन साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे नजर रखते हुए उसका निर्वाचन अलग से कर दिया। तो यही दिखाता है कि जो दोहरी नीति भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उनके बातों को आज लोग गंभीर रूप से नहीं लेते। इस और चलिए अब विपक्ष जान लेते हैं इस खबर का। देश के आगामी विधानसभा चुनाव पर एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी के चुनावी मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों और सुरक्षित वातावरण का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका परिणाम है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आपको विकास कार्य दिखेगा। भाजपा पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी करारी हार दी है। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के एजेंडे पे, विश्वास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो, एम्स हो, IIM हो, हर नागरिक की 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, हर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो। जम्मू कश्मीर अव्वल आया है, अब जम्मू कश्मीर अव्वल ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। तो जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन था कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव को कराया जाना है और अब इलेक्शन कमीशन के ने उसी की तर्ज पर जो है चुनावों की घोषणा कर दी है। लेकिन अब वहां पर चुनाव को लेकर ये है कि भाई देखना होगा 370 हटने के बाद 10 सालों के बाद वहां जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहा है। 2014 के बाद जब PDP बीजेपी एक साथ थी, महबूब मुफ्ती साथ थी, फिर दोनों में जो अनबन हुई, दोनों अलग हो गए और तब से लेकर अब तक, अब तो वहाँ पर जो आप जैसे कह सकते हैं कि UT भी बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के लिहाज से भी देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत देखने को मिला था। अब इससे क्या वहाँ की लोकल पार्टियों को कोई दिक्कत है क्या? वो वापस स्टेटहुड के लिए मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मांग रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ये जो चुनाव होने वाला है वो दिव्या, वो देखना होगा जम्मू कश्मीर के लोग उसके लिए उत्साहित होंगे
और जो बांटने की बात करते हैं उनके लिए ये करार तमाचा भी होगा कि भाई देश के साथ चलना है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का ऐसा कोई मजबूत गढ़ तो है नहीं, वो बिना किसी के साथ गठबंधन के वहां पर टिक नहीं पाएगी अगर बीजेपी की भी बात करी जाए। लेकिन अब बाकी पार्टियों को भी इसके स्वीकार शिवम करना देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव परिणाम में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर पीडीपी को भी या फिर अलग पार्टी को भी किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, और ऐसी स्थिति में बीजेपी और पीडीपी यहाँ पर मिलकर सरकार बनाए थे। लेकिन 2019 में जब यहाँ पर धारा 370 हटाना था, उससे एक साल पहले 2018 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो है वो टूट जाती है और 2019 में धारा 370 लागू होता है। इसके बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर उत्साह जो है वो जनता में भरपूर है। कश्मीरी पंडित खासकर इस चुनाव से जो अलग कयास है वो लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए राहत की खबर आती है, कश्मीरी पंडितों की ये उम्मीद है। चलिए, उम्मीद है बहुत सारी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे कोलकाता में जो रेप केस है उस पर क्या अपडेट्स आए उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वालों को फांसी की मांग करते हुए आज हर जिले में धरना देने का फैसला किया। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को रविवार तक का समय दिया था। वहीं आज शाम 4 बजे कोलकाता में टीवी और फिल्म कलाकार लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के मामले पर ममता बनर्जी फंसती हुई अब यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये पूरा केस जो था पुलिस के पास था, क्राइम सीन उनके कंट्रोल में था वो पूरा इलाका। उसके बाद इसको सीबीआई को देने में काफ़ी विलंब हुआ। दे भी अगर दिया गया, फिर वहाँ पर तोड़फोड़ जो हुई वो तमाम चीज़ें, कुछ ऐसा लगता है, अंदेशा होता है कि इस दाल में कुछ तो काला है। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके चरित्र को लेकर भी, वो पॉर्न देखता था और किस तरीके का उसका चरित्र था वो भी सामने आ रहा है। पुलिस में उसकी पकड़ कितनी ज़्यादा मजबूत थी और उस पूरे कैंपस में, उस पूरे जो हॉस्पिटल की बात की जाती है वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर पॉर्न की बातें, वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इसलिए इतने ज़्यादा एंगल आ चुके हैं इस हत्याकांड में कि अब सीबीआई के लिए भी मुश्किल होगा जड़ तक पहुँचना। लेकिन जल्द से इसमें कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए और डॉक्टरों को इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ में लगी है। हमें आशा है जल्द शीघ्र अच्छे नतीजे निकले। इस मामले पर बीजेपी की नेता लोकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की 3rd डिग्री देना चाहिए। और लोकेट चटर्जी ने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे का सच जानने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मानव अंग रैकेट चलता था और बहुत कुछ गतिविधियां होती थी। वहीं सबूतों को नष्ट करने के लिए सरकार के गुंडे आए थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। कोलकाता पुलिस के भेजे गए समनों के मामले पर लोकेट चटर्जी ने कहा कि अब तक मुझको पुलिस का समन नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो जरूर जाऊंगी और हजारों लाखों लोग हमारे साथ जाएंगे। अपनी आवाज उठाने के लिए हम जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब इस खबर का विपक्ष आप जानिए मेरी सहयोगी दिव्या से। चलिए विपक्ष जान लेते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप के मामले में कोलकाता पुलिस की विशेष अपराध शाखा के अफसरों के साथ सीबीआई के अधिकारियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर बैठक की है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान से विसंगति और भ्रम है, जिसका ये सवाल है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश क्या पूर्व प्रिंसिपल ने की? जांच की प्रकृति, इसका अगला कदम क्या होगा,
हुआ और इसको लेकर कल देर रात तक बैठक चलती रही। वहीं दूसरी ओर देश की विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल करने के बजाय बीजेपी से राजनीतिक दांवपेच में लगी हुई है, जिस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि यह राजनीति है। बात स्पष्ट है कि दुष्कर्म हुआ है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है, यह गलत है। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो, ये राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को जिस तरह बीजेपी उठा रही है, ये बहुत गलत है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवमदत्त मेहता, मेरे साथ दिव्या सिंह और ज्योति यादव, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। हम तीनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।